तो आज सबसे पहले तो हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन और डीअरेंजमेंट। ओके, तो इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो मजे लो इसका। तो अगर हम लोग बात करें किसके लिए, मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए, तो ये क्या है मल्टीनोमियल? तो आप पहले ही पढ़ चुके हो किसमें, बाइनोमियल। बाइनोमियल में। तो उसी टाइप का तुम सोच सकते हो, जैसे कल एक क्वेश्चन पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किए थे ना, जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10 है, तो उसका आपको फाइंड करना था सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं? यस। हाँ, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। जो चलो भाई हमें ये बता दो सॉल्यूशन क्या होगा, उसी को हम मल्टीनोमियल थ्योरम के हेल्प से करेंगे। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे अपने को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना? यस। अगर एक एग्जांपल ले लें, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10 है, और आपको बता रखा है जो x y और z आपका होल नंबर है, और क्वेश्चन पूछ दिया चलो मुझे बता दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका। C2। हाँ, जैसे ये बच्चा बता दिया आंसर, इसका आंसर जो बताया है ये क्या बताया है, क्या इसमें C2। पार्टीशन मेथड यूज करते हैं? हाँ सही बताया हो, 12C2, क्या ऐसा आएगा? क्योंकि हमें 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ये 10 आइडेंटिकल मैंगोज है, और इन आइडेंटिकल मैंगोज को 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना? तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या करोगे, क्या दो हमें स्टिक चाहिए होगा, तो 2 स्टिक चाहिए होगा, तो 10 है प्लस 2 स्टिक, इसका परमुटेशन करा देते हैं, तो 10 आइडेंटिकल मैंगो और 2 आइडेंटिकल स्टिक, तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये 12 फैक्टोरियल अपॉन क्या 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्या इसको अपन लिख सकते हैं 12C2? और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था जो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, क्या उससे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा? यस सर। आंसर आपको पता है। अब चलिए इसको देखते हैं, जो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या बोल रहा है उसके बारे में बातें कर लेते हैं भाई। तो मल्टीनोमियल थ्योरम ऐसा कह रहा है, जो देखो यार, किसी भी स्टूडेंट को कितना मैंगो मिल सकता है? अगर x के बारे में बात करें तो x को मैक्सिमम कितना मैंगो मिल सकता है? 10। मिनिमम क्या मिल सकता है? 0 मिल सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हमने बोला चलो मैंगो के पावर में 0, यानी कि x को क्या क्या, ये x वाले के लिए डब्बा लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। x को क्या क्या मिल सकता है? 0 मैंगो मिल सकता है, 1 मैंगो मिल सकता है, 2 मिल सकता है, और मैक्सिमम कितना 10 मैंगो मिल सकता है, क्योंकि अपने पास मैक्सिमम 10 मैंगो ही तो है। यही हो सकता है, यस सर। यही हो सकता है। क्या सिमिलर y के लिए भी आप बताओगे, जो y को भी 0 मिल सकता है भाई, 1 मिल सकता है, ऐसे करके अपन कह सकते हैं मैक्सिमम 10 मिल सकता है। क्या z के लिए भी सेम बात बताओगे, जो भाई z के लिए भी तो ऐसा ही कुछ होगा? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z के लिए क्या बताओगे? 0 1 2 अप टू 10, ऐसा? यस यही होगा सर। ना, यही होगा। तो एक्चुअल में तुम सोचो, जो तीनों को मिला के अपन कितना मैंगो दे सकते हैं? 10 मैंगो दे सकते हैं तीनों को मिला के, यस सर 10 की। तीनों को मिला के 10 मैंगो दे सकते हैं। तो यानी कि अगर हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करें, तीनों को मल्टीप्लाई करें, तो क्या उसमें से देखेंगे जो भाई m के पावर में 10 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, जो m के पावर में 10 का कोफिशिएंट होगा, क्या वही अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा? क्योंकि सोचो, अगर तुम इसमें से 1 ले लिए, और इसमें से तुमने चलो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 5। 5 लेना, चलो चलो ठीक है 5 ले लिए, इसमें से हमने 5 ले लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो गया? 6 हुआ। तो यस क्या सर। इसमें से तुम्हें 4 लेना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा? 10 बनेगा। यानी कि तीनों डब्बा को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें, तो अपन ढूंढना चाहेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ m टू द पावर 10, क्योंकि 10 जितने तरीके से बन रहा होगा, क्या उतने तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे होंगे x y और z को मैंगो? बताओ, यस सर। ये समझ में आ रही है बातें? हाँ सर। 10 कैसे बना? एक बार x में आपने 1 लिया, और y में आपने 5 लिया, और z में आपने 4 लिया, तो क्या 10 बन गया? अगर सोचो x में आप 0 मैंगो यानी कि 0 ले लो, y में आप 10 ले लो, तो z में आपको 0 लेना पड़ेगा।
क्या हमें एक चीज दिख पा रहा है यहाँ पे, मजेदार बातें जो यार m टू द पावर 10 जितने भी तरीके से अपन बना पाएंगे, क्या उतने तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो 10 मैंगो इन 3 स्टूडेंट्स में? यस सर। कर सकते हैं। यस सर। तो हमें इसमें ढूंढना है जो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, इसमें आप क्या ढूंढ रहे हो? कोफिशिएंट ऑफ m टू द पावर 10 इन, एक तरह से देखो तीनों सेम है तो क्या इसके पावर में क्यूब कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो यानी कि m टू द पावर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब सोचो ये जो जीपी है, इस जीपी, क्या ये जीपी में दिख रहा है आपको? जीपी में है। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई? m टू द पावर 0, क्या आप 1 बोल सकते हो? यस सर। इसको 1 बोल सकते हो। और कॉमन रेशियो किसके इक्वल है? m के इक्वल है। और M के। नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल है? 11 के इक्वल है। यस सर। 11 के इक्वल है। तो अब अगर सिंप्लीफाई करें तो ये तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? a, और क्या लिखते हो? 1 माइनस आर टू द पावर n, 1 माइनस आर लिखते हो? यस सर, यही लिखते हैं। यही लिखते हो। तो अगर हमें लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ? कोफिशिएंट ऑफ m टू द पावर 10 इन, यहां से आ जाएगा क्योंकि a के प्लेस पे 1 आ गया, तो 1 माइनस m टू द पावर कितना लिख दोगे? 11 अपॉन कितना आ जाएगा? 1 माइनस m टू द पावर 1 माइनस m आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस r लिख रहे हो, यही आएगा। बताइए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। a के प्लेस पे क्या लिखोगे? 1। 1। r के प्लेस पे क्या लिखोगे? m। M। n के प्लेस पे क्या लिखोगे? 11। तो 11। यहाँ पे तो a क्या है तुम्हारा? 1, 1 माइनस आर टू द पावर 11 अपॉन 1 माइनस r, यही आएगा। यस सर। यही आएगा। चलिए, तो अब सोचो तुम, यहां से तुमने देखा जो कोफिशिएंट ऑफ m टू द पावर 10 इन, क्या ये 1 माइनस m टू द पावर 11, और नीचे में जो लिखा है ये 1 माइनस m, क्या मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस m टू द पावर कितना लिख सकते हो? -1 लिख सकते हैं। -1 लिख सकते हो। ये 11 और ये 1 माइनस m टू द पावर -1 लिख सकते हो। अब ये तुम्हें बायनोमियल का क्वेश्चन जो है सिंपल सा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस m टू द पावर 11 इंटू, चलो इसको थोड़ा और इजी बना लो। अगर इसको इजी बनाओगे तो क्या ये 1 माइनस m टू द पावर -1, और यहाँ पे माइनस m टू द पावर 11, 1 माइनस m टू द पावर -1, ऐसा होगा? बताइए, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? अरे इससे सर 1 से एक बार मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार m टू द पावर 11 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यही लिखेंगे ना? बताओ। बायनोमियल नहीं पढ़ा है सर उतना। क्या बोले? सर उतना बायनोमियल नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो बायनोमियल अभी तो कुछ ज्यादा किए नहीं है, अभी तो जीपी ही लग रहा है, इतना चलेगा। अब चलो बायनोमियल में आप मुझे ये बताओ, इसका एक्सपेंशन आपको याद होगा 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन का, याद है? याद। याद है। इसका जो एक्सपेंशन होता था वो क्या होता था? चलो इसके एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन को हम एक्सपेंड करते थे किसके हेल्प से? यहाँ पे आप लिखते थे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे चलता था क्या? यस सर। और इसी को तुमने थोड़ा शॉर्टकट मार के लिख दिया था, जो यार ये तो एन सी 1 एक्स है, और ये क्या n प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर है, क्या ये n प्लस 2 सी 3 एक्स क्यूब है, ऐसा? यहाँ पे n प्लस 3 सी 4 एक्स टू द पावर 4, क्या ऐसा आएगा? बताइए। हाँ हाँ, अब इस वाले में आप देख पा रहे हो यार, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ये वाला है,
और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ये है, और यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला है। तो यस सर। एक ऑब्जर्वेशन से तुम कह सकते हो यार एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है यहाँ पे n प्लस 3 माइनस 1 है, c3 है। अगर यहाँ पे 4 है एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ पे n प्लस 4 माइनस 1 c4 है। तो क्या मैं अब कह सकता हूँ जो यार एक फॉर्मूला बना लिया जाए 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, अगर इसमें से हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, तो क्या करूंगा, क्या ये n प्लस 10 माइनस 1 c10 लिख सकते हैं। अगर हमें इसमें यस चाहिए होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, तो क्या मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ n प्लस आर माइनस 1 सी आर, चलेगा। यस सर। चलेगा। तो जब ये आ गया तो अब मुझे यहाँ पे बता दो इसका आंसर क्या बताओगे आप। इसमें से कितना चाहिए आपको, क्या कोफिशिएंट ऑफ m टू द पावर 10 चाहिए। अब सोचो इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि m टू द पावर 11 पहले से बाहर में बैठा हुआ है, 10 जैसा कोई टर्म बन पाएगा, बताओ, नहीं बन नो। पाएगा। तो यानी कि इसमें से तो अपने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें से अगर हमें चाहिए तो क्या लिखेंगे, क्या ये 1 प्लस 10 माइनस 1, अच्छा सी, उसमें आंसर क्या आया था अपना, एक चीज हम लोग मिस कर दिए, पता है तुम्हें, 12 शीट। ये क्यूब जो है, क्यूब को हमने आगे कैरी नहीं किया है ना, यहाँ पे ये पावर 3 है ना, तो इसके पावर भी 3 आएगा और इसके पावर में भी तो 3 आएगा ना। यस। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको ले आओ, तो इसके पावर में 3 होगा और इसके पावर में क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये -3। -3 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, -3 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, -3 होगा। तो यहाँ पे क्या ये 3 प्लस 10 माइनस 1 और C10 लिखोगे ऐसा, तो देखो तो ये क्या आ गया, क्या ये 12C10 आया, क्या इसी को लिख सकता हूँ मैं 12C2, क्या उसी के इक्वल आया, यस सर। आया। तो सेम क्वेश्चन को अपन दोनों मेथड से कर सकते हैं, मल्टीनोमियल से भी कर सकते हैं, हाँ जी बताइए, पार्टीशन मेथड से सर भी कर जब सकते हम हैं। लोग पार्टीशन मेथड से कर रहे हैं तो मल्टीनोमियल मेथड कैसे यूज हो सकता है, क्यों यूज करेंगे हम लोग? अच्छा, क्यों यूज तो हो ही रहा है ना, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कई सारा क्वेश्चन होगा जहां पे आप मल्टीनोमियल मेथड से इजीली सॉल्व कर पाओगे, पार्टीशन मेथड में आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप पार्टीशन मेथड से ना कर पाओ या फिर मल्टीनोमियल मेथड से ना कर पाओ। लेकिन कई बार यस क्वेश्चन सर। ऐसा होगा जो मल्टीनोमियल मेथड से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये समझ में आया सबको, यस बताओ। सर। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसको सीखेंगे जो कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्या इसका आंसर तो तुम लोग बता दोगे, वही 10 मैंगो है और 3 स्टूडेंट है, तो S1 12C2। प्लस S2 प्लस S3 इक्वल्स टू 10 है, तो ये क्या आ जाएगा 12C2। 12C। क्लियर सबको, चलिए आप करा चुके हैं। हाँ करा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला जो इफ ए डाइस इज रोल्ड 3 times then find the number of ways of getting sum equals to 10। अब सोचो डाइस को अगर रोल कर रहे हो तो आउटकम क्या क्या आ सकता है, 1 to 6। 1 to 6 आ सकता है। तो तुम कह सकते हो जो डाइस 1 को रोल किए, डाइस 2 को रोल किए और डाइस 3 को रोल किए, तो इन पे जो आउटकम आएगा क्या उन आउटकम का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यस सर। और आपको पता है जो आउटकम क्या क्या आ सकता है, जीरो, जीरो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो आउटकम क्या क्या आ सकता है आपका, क्या ये 1 2 1 to 3 6 4 आ 5 सकता है, 6। यानी कि 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ओके, तो अगर हमें देखना हो तो क्या मैं कह सकता हूं जो तीनों पे जो आउटकम आ रहा है उन आउटकम का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और पॉसिबल आउटकम जो है वो क्या है आपका 1 to 6 है। तो क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूं जो हमें चाहिए होगा 10। तो अगर D1 के लिए लिखेंगे तो क्या मैं D1 के लिए लिख सकता हूं जो x के पावर में 1 1 2 3 6 तक। 4 बिल्कुल 5 6, क्या सेम किसके लिए आ जाएगा, D2 के लिए आएगा, D2 के लिए आज। सेम D2 के लिए आएगा x1 to 6। और क्या इसके लिए सेम x का D3 के क्यूब लिए, ले सकते बिल्कुल। और इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं, क्या x टू द पावर 10 ढूंढना चाह रहे हैं, हैं। यस। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन दिस। क्या ये सबको क्लियर है, यस सर। क्लियर है।
तो अब ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, इसको लिख सकते हो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस x टू द पावर 6 का होल क्यूब। क्या ये जीपी है? यस सर। इसमें a बता दो क्या है? x है। कॉमन X. रेशियो क्या है? x है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपका? 6 है। तो क्या होता है सम का फॉर्मूला? a 1 माइनस r टू 1 द पावर minus r. n 1 माइनस r होता है, यही होता है ना? तो Yes. फिट कर देते हैं भाई। तो हम ढूंढ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, अब यहाँ पे x यानी कि a 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इन सब पे क्या है एक्चुअल में? क्यूब है ना, जो हम पिछली बार छोड़ दिए थे नहीं, ये Yes. क्यूब है। तो अब इसको अगर देखोगे तो क्या तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, जो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन x क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 होल क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, ऐसा लिखोगे? Yes sir. ऐसा लिखोगे। अब सोचो बाहर में जो ये एक्स क्यूब है, तो अगर इसको 10 चाहिए तो 10 को 3 दे दें, तो क्या अगर 3 दे देंगे तो इस एक्स क्यूब को हटा सकते हैं? Yes. हाँ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, जो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन x टू द पावर 10 को हटा के आप ऐसा करो, इस बार हम 3 30. हटाना चाह रहे हैं तो 7 लिख सकते हैं। Yes sir. 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 होल क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, चलेगा? क्लियर है? Yes sir. Please. अच्छा लास्ट सोचो, तुम्हें x टू द पावर 10 चाहिए इसमें, तो अगर x टू द पावर 10 चाहिए तो क्यूब अगर तुमको पहले मिल गया है तो एक तरह से ये मल्टीप्लाई करके ही तुमको पूरे में 10 चाहिए ना। अगर 3 तुमको मिल गया तो क्या 3 को हटा दे तो 10 के जगह पे अपन 7 लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। तो अगर 10 चाहिए होगा तो आपको ये तो लग रहा होगा ना, अगर ये 3 पहले से बैठा है तो क्या अब जो रेस्ट बच गया इसमें से अपने को क्या चाहिए होगा? x टू द पावर 7 चाहिए होगा, 3 पहले से बैठा हुआ है। यस सर। तो ऐसा सोच सकते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन दिस। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे ये आ गया जो कोफिशिएंट, अब समझ में आ गया ना सबको? Yes sir. x टू द पावर 7 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 होल क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, यही था, देख लो। यस सर। यही है। अब सोचो यार, अगर हमें x टू द पावर क्या चाहिए? 7 चाहिए, तो पहले वाले को अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे? 3c0 1 minus. 3c1 x टू द पावर 6 प्लस 3c2 x टू द पावर 12, ऐसा चलेगा? ऐसा लिख दोगे। इनटू क्या है? 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। अब सोचो चाहिए तुमको 7, तो क्या ये सब और इसके आगे वाला टर्म किसी काम का है? हटा दे उसको। हटा दिए. हटा देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तब मजा आएगा। अब सोचो यहां से आगे ये कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन, अब ये 3c0 को क्या 1 बोलते हो आप? ये क्या तुम्हारा 1 है? तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करें इसमें तो क्या ये 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 आ गया। फिर क्या लिखोगे? -3c1 x टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। बाकी सबको हटा देंगे क्योंकि इन सब से 7 तो नहीं मिलने रहा। ऐसा है क्या? Yes sir. हाँ। अब सोचो तुम्हें चाहिए x टू द पावर 7, तो अगर इसमें से x टू द पावर 7 चाहिए तो क्या लिखोगे? क्या ये 3 प्लस 7 माइनस 1 c 7 माइनस 1 बताओगे? अभी पढ़े हैं ना n प्लस आर, फॉर्मूला क्या पढ़े हो? n प्लस आर Yes. -1 c r -1, ऐसा पढ़े हो ना? Yes. यहाँ पे देख लो, n प्लस आर सी आर है, r -1 नहीं। Yes sir. ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लें? बताइए, यूज कर लेते हैं।
Yes, तो क्या हो sir. जाएगा n प्लस आर माइनस वन सी आर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई। और इसमें सोचो x टू द पावर 6 पहले से है, तो इसमें से अब कितना चाहिए होगा आपको, इसमें से क्या चाहिए होगा, क्या 1. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 चाहिए होगा। तो 1 के Yes. लिए क्या लिखोगे, 3 प्लस वन माइनस वन C1 लिखें, बताइए चलेगा। Yes, sir. चलेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो 3 प्लस सेवन माइनस वन C7 माइनस 3C1 इंटू 3 प्लस वन माइनस वन C1। तो आप बता दोगे ये 9C7 माइनस 3C1 इंटू 3C1, तो ये क्या आ गया 9C2 माइनस, इसको क्या लिख दोगे 3 इंटू 3, और 9C2 का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 8 बाय 2 माइनस 9, ऐसा लिखोगे। ये हो गया आपका 4, तो क्या 4 9 इंटू 3 27 आंसर आएगा, चलेगा जी। सर इसको पार्टीशन कहते सर हैं। ये कैसे पता चला कि x का कोफिशिएंट x 1 की 1 पावर लगेंगे सर। सोचो ना, पहले से तुम्हारा 6 है यहाँ पे, यस तो सर। अब इस वाले को अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, तो 6 पहले से है, तो 7 बनाने के लिए क्या चाहिए होगा तुम्हें, इसमें से सिर्फ 1। x चाहिए होगा ना, तो 1 चाहिए होगा, इसलिए ऐसा सोचे। अच्छा हाँ सर। हाँ, ये बच्चा बोल रहा है जो पार्टीशन मेथड से कैसे सॉल्व करे इसको, तो पार्टीशन मेथड से सॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो सोचते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक क्वेश्चन बता Yes. देता हूं मैं। इसके लिए तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें पता है प्रोसीजर क्या करना है, कैलकुलेशन बस बढ़ रहा है, यही है ना। यस सर। यस हाँ, तो पार्टीशन मेथड में देखो, आप बोलोगे जो क्या कर रहे थे, जो D1 प्लस D2 प्लस D3 जो है वो किसके इक्वल आ रहा था तुम्हारा, 10 के 10 के इक्वल। और तुम्हें पता है जो आउटकम क्या क्या है, मतलब 1 2 1 2 6 3 4 5 6 है। अब सोचो, एक तो अपन टोटल बात कर लेते हैं, अनफेवरेबल क्या होगा वो आपको बताता हूँ। क्या अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर ये मैं बोल दूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कर दूं, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का कहने का मतलब क्या है, क्या D1 तुम्हारा 1 to 10 हो सकता है। यस सर। और सोचो 10 पॉसिबल है क्या, 6 तक ही जा रहा है, नहीं 10 है। तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो अनफेवरेबल हो जाएगा, नहीं। हाँ सर। तो सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा। अब सोचो ये वाला जो था 1 वाला, उसका क्या फॉर्मूला बताया था मैं, यस सर। Yes. क्या आया था उसका फॉर्मूला, क्या N ये minus n माइनस वन r माइनस n वन आया था, माइनस 1 r माइनस 1 तो n माइनस वन सी आर माइनस वन, तो क्या ये 10 माइनस वन सी 3 माइनस वन, तो क्या ये 9 C2 आ जाएगा, ऐसा। यस सर। अब सोचो अनफेवरेबल क्या हो जाएगा भाई, तो अनफेवरेबल ऐसा हो जाएगा, किसी को भी आप ना क्या दे दो, किसी को भी 6 दे दो, ठीक है ना, किसी एक को, यानी कि D1 D2 और D3 में से हमने क्या कर दिया, किसी को 6 दे दिया। अगर किसी को 6 दे दे तो किसको दे, तो यानी कि तीन ऑप्शन है अपने पास। सर हाँ तो 6 देंगे तो 6 में प्रॉब्लम क्या होगी, जब अनफेवरेबल होगा 6, तब 7 हाँ देंगे हम लोग। 6 दे के फिर जो तुम डायस को रोल करोगे, तो वो तो आउटकम क्या आ सकता है, 1 to 6 ही आ सकता है ना। हाँ सर। इसीलिए 6 दे के फिर से डायस को रोल करेंगे, और यानी कि अब हमारे पास अगर 6 दे दें तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। तो हमने 6 दे दिया किसी को, तो किसको दे 6, किसी एक को D1 सेलेक्ट करोगे, तो मान के चलो Yes. किसी एक को सेलेक्ट करके हमने उसको 6 दे दिया, इसको 6 दे दिया पहले से। तो अब सोचो तुम्हारे पास कितना है, 4 है। और अब 4 को तुम ना फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यहाँ बोल दो D1 डैश प्लस D2 डैश प्लस D3 डैश इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसा। तो सोचो क्या अनफेवरेबल वाला आएगा, जो सोचो एक बार इसको 6 पहले से था, एक और मिल गया 7, अनफेवरेबल हो जाएगा। 6 पहले से था, 2 मिल गया 8 हो गया, अनफेवरेबल हो गया। Yes. 6 पहले से था, 3 मिल गया 9 हो गया, अनफेवरेबल हो गया। 4 3C2 मिल गया,
हाँ, अब सोचो इसको बांटने का तरीका क्या है, n-1 c r-1, तो क्या लिख दें अपन, 4-1 c 3-1, ऐसा होगा, यानी कि क्या ये 3c2 आएगा। Yes, तो sir. अनफेवरेबल में क्या यहाँ पे 3c2 लिख दोगे, इसका वैल्यू कितना आ Yes. जाएगा, 9 आ जाएगा। तो फेवरेबल क्या आ जाएगा, टोटल माइनस अनफेवरेबल। क्या इसमें आपको सोचना पड़ रहा है, बताओ। सर आसान है सर। आसान है, आसान है तो फिर इससे कर लो। वैसे बहुत ज्यादा आसान है। सर 27। अनफेवरेबल वाला बता दीजिए। सोचो अनफेवरेबल क्या हो सकता है, किसी भी डाइस को आप बोल रहे हो जो 7 आउटकम आ जाए, क्या वो अनफेवरेबल है, 8 आ जाए अनफेवरेबल है, 9 आ जाए अनफेवरेबल है, 10 आ जाए अनफेवरेबल है, ऐसा है। तो Yes, हमने बोला जो इसको कैसे करोगे, तो हमने बोला किसी को तुम 6 दे दो, पहले 6 दे दिया आपने, yes, 6 दे दिया। अब अगर किसी को 6 दे दोगे और वो पॉकेट में रख लिया है, ठीक है ना, किसको दोगे, तो इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके आपने 6 दे दिया। तो अब 6 दे दिया, तो अब क्या चाह रहे हो आप, टोटल में से 6 हटा लोगे, अब 4 ही चाहोगे ना आप, सम 4 आना चाहिए। yes, तो अब सोचो D1 डैश D2 डैश D3 डैश में अपने को क्या चाहिए, सम 4 चाहिए। अब जैसे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे, तो ये 4 जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे, तो मान के चलो जिसको तुमने पहले 6 दिया उसको अगर एक भी चला जाता है, तो सम उसके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। yes, वो अनफेवरेबल होगा, 7 तो आउटकम हो ही नहीं सकता है। yes, अगर उसको 2 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, वो भी अनफेवरेबल होगा। अगर 3 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, वो भी अनफेवरेबल होगा। और 4 चला गया तो यानी कि 10 हो जाएगा, वो भी अनफेवरेबल हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है। यस सर। सर ऐसे ही हर एक सवाल में हो जाएगा ना। हर एक सवाल ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ना फिर। तो मतलब कि ऐसे ऐसे डी में एक में मैक्सिमम कर दें फिर बाद में अलग अलग कर दें, हो जाएगा। हाँ, इसके लिए आप थोड़ा सोचे नहीं कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। लेकिन पुराना मेथड जो है मल्टीनोमियल वाला, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, अपने को पता है यही सब आउटकम जो आ रहा है उसके एक्स वेरिएबल के पावर में लिख दो, जीपी लगा दो, और ये मल्टीनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, खत्म। ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने का डर लगता है सर उसमें। अच्छा, तो सिली मिस्टेक बहुत होती है ना, तो इसलिए। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। इसने बोला जो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 8 फ्रूट्स फ्रॉम अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मैंगोज, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कैसे करें। अनलिमिटेड सप्लाई है, अनलिमिटेड सप्लाई है, इसका मतलब क्या क्या मिल सकता है। 3 फ्रूट्स का ऑप्शन है अपने पास, एक तो सोचो 3 फ्रूट्स हैं, 3 कितना है मैंगो, हाँ 4 टाइप का फ्रूट्स है ना। फिर किसी में जीरो भी रख सकते हैं ना। हाँ हाँ, जीरो भी रख सकते हैं। फ्रूट्स 1, फ्रूट्स 2, 3 और ये 4, चार चार टाइप के फ्रूट्स में से आप टोटल कितना फ्रूट्स उठा रहे हो, 8 उठा रहे हो। और सोचो बोला है जो मैंगो इन सब का अनलिमिटेड सप्लाई है, तो क्या सोचोगे, अगर अपन बात करें किसके लिए, पहले फ्रूट्स के लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उससे 0 उठा सकते हो, 1 उठा सकते हो, 2 उठा सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो, चलने देते हैं अनलिमिटेड सप्लाई, ऐसा लिख लें। वैसे 8 तक ही उठा सकते हो, ठीक है ना, लिखना चाहो 8 तो 8 ही लिख लो, या फिर मैं इसको इन्फिनिटी कर दूंगा तो कैलकुलेशन तुम्हारा थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से चलते चलते तुम x टू द पावर 8 कर दो। क्या यही सेम कहानी सेकंड के लिए भी होगा, थर्ड के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, इसके पावर में 4 कर दें। और हमें क्या चाहिए होगा इसका, क्या कोविशेंट ऑफ x टू द पावर 8 ही चाहिए होगा ना, बताइए, क्लियर है। yes, हाँ, तो इसमें से आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या ये तुम्हारा जीपी है, ये जो जीपी है इसमें a बता दो क्या आपका 1 है, और कॉमन रेशियो क्या आपका x है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आपका 9 है, और सम क्या होता है a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो बताओ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा लिखोगे टू द पावर 4, चलेगा, ठीक है ना।
बोलो कोई दिक्कत यस है? सर, सही है। सही है। तो तुम कह सकते हो जो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन, क्या ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -4 चलेगा? क्या ये पुराना वाला क्वेश्चन आ गया? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन, अगर इसको तुम सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो क्या आएगा? 4c0 माइनस 4c1 एक्स टू द पावर 9, 4c2 एक्स टू द पावर 18। अब आपको लग रहा होगा जो ये करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इससे तो हमें फायदा नहीं मिल रहा है, नहीं ना तो इससे, क्योंकि चाहिए 8, ये 9 है, ये कितना है 18 है, तो कोई मतलब है इससे? नहीं। सिर्फ ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तभी बात बनेगी। तो तुम कह सकते हो ना कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन, सर बी ऑप्शन है। जब बी ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है, देख लेते हैं। 4c0 और यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। तो सोचो इसमें से x टू द पावर 8 चाहिए तो क्या लिखोगे? 4 प्लस 8 माइनस 1 c8 लिखोगे? बताओ, क्या ये 11c8 होगा? क्या इसको 11c3 लिख सकते हो? चलेगा जी? और 11c3 को क्या लिख सकते हैं अपन? 11 11 165 इंटू 10 इंटू 165 9, सर। हाँ 3 2 1, तो ये बोल रहा है 165 आ रहा है। क्लियर है? सर हाँ सर बेसिकली इसमें सर ऐसे क्या है कि पहले जीरो होल नंबर एज्यूम कर लिया कि ये सब एक्स वाई जेड हैं, और ये होल नंबर मतलब किसी में जीरो भी रख सकते हैं, तो उस हिसाब से कर लिया है सर फॉर्मूला लगा के, C8 प्लस 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1। तो सर सही है ना सर? अच्छा, क्या कर लिए तुम? सर वही सर जो नॉर्मल लगाते हैं सर फॉर्मूला, वही से हो गया सर, मतलब कि बिल्कुल होल नंबर बिल्कुल वाला। बिल्कुल। अब देखो ये जो बोल रहा है, क्या ये क्वेश्चन अपन पार्टीशन मेथड से कर सकते हैं? कैसे? सोचो, फ्रूट्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनमें क्या चाहिए? सम 8 और अनलिमिटेड बोला है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या ये n प्लस आर माइनस 1 सी आर लिखेंगे? क्या ये 8 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 लिखेंगे? ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या आ सर जाएगा आर तुम्हारा? माइनस 1 होता है नीचे, क्या चीज? नीचे आर माइनस 1 करेंगे। इसमें से क्या? अच्छा, क्या बोल रहे हो? r-1 करेंगे? हाँ, r-1 करेंगे। कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं? चलो तो यहाँ से क्या आ गया? 11c3 आएगा, और यस यही तो सर। तुम्हारा 165 आएगा। क्लियर है सबको? हाँ सर ऐसे किया। कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। नहीं है? और सबको समझ में आ रहा है ना? सर उसमें जो पहले वाला किया था उसमें इंफिनिटी लेके फिर उसमें x टू द पावर 8 का कोएफिशिएंट ढूंढते तो भी वही। हाँ, वही तो बोले ना, इन्फिनिटी लेते तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी सा हो जाता है, ये काम नहीं करना पड़ता। 1 माइनस एक्स टू द पावर नहीं लिखते डायरेक्ट, 1 माइनस एक्स टू द पावर -4 आता है, वहां से डायरेक्ट बता देते हैं। क्योंकि अनलिमिटेड बोल रहा है, चलो बढ़ा दोगे तो क्या क्या ही लेगा वो? 9 वाला थोड़ी ना फेवरेबल होगा, वो ऐड भी कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। नहीं? यस हाँ, चलिए इसके बारे में बताइए। तो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बताते हो? अगर इसको अपन जनरल टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या समेशन 8 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल लिखते हैं, और x टू द पावर r1, y टू द पावर r2 और 2z टू द पावर r3 लिखते हो। और तुम कंडीशन बताते हो जो r1 प्लस r2 प्लस r3 जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? 8 के इक्वल होना चाहिए, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखते हो। यस याद करो, बायनोमियल बायनोमियल में अपन मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़े थे, ऐसे लिखे थे, जो कोफिशिएंट लिख रहे थे, जो इसका जो कोफिशिएंट होगा ये वाला होगा। यस सर। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें? नंबर ऑफ टर्म्स क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन की तरह है ये? कैसे होगा? फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 होता है। बताइए। कह सकते हो 8 आइडेंटिकल बॉल है
मतलब या फिर मैंगो है 3% में बांट रहे हैं, या तो पावर x को जाएगा, y को जाएगा और z को जाएगा। तो वही है ना, पावर एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना आप x y और z में, यही बोलोगे। बताओ Yes. तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं, या फिर ऐसे ही चल रहा है? सर समझ लेते हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 8 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन। तो क्या ये 10c2 आएगा, और 10c2 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। तो क्या ये 45 आएगा आंसर, चलेगा? Yes. डिवाइस आ रहा है क्या बोले? सर, पार्टीशन से कैसे करेंगे सर? पार्टीशन से ऐसे कर दो ना, जो देखो तुम्हें 8 आइडेंटिकल बॉल है, मल्टीनोमियल में तो बताया था ना, जो देखो 8 आइडेंटिकल बॉल है, आपको 3% में बांटना है, तो कितना स्टिक लाओगे, 2 स्टिक लाओगे। तो क्या लिख दोगे, 8 प्लस 2 अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो क्या लिख सकते हैं, 10c2, नहीं? यस सर। चलिए आगे बढ़ते। 2z घुमा दिया मेरे को थोड़ा। 2z पावर तो उसी पे जाएगा ना, 2 पे भी वही पावर जाएगा, z पे भी वही पावर जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म इन द एक्सपेंशन कैसे लिखोगे। अगर इसको अगर अपन एक्सपेंड करके लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या ये n फैक्टोरियल बाइनोमियल से सोचो। अब सोचो यहाँ पे x के पावर में अगर r1 है, ठीक है ना, 2y के पावर में r2 है, और -3z के पावर में r3 है, और 5w के पावर में r4 है, और -7u के पावर में r5 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, r4 फैक्टोरियल, r5 फैक्टोरियल, ऐसा लिखते हो। और ये r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 प्लस r5 का सम किसके इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। और ये क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। पुराने वाले क्वेश्चन का मतलब नहीं बोल सकते भाई, सिमिलर टाइप का ही है, नहीं बस टर्म बढ़ा दिया यस है। सर। तो क्या बोले, लेकिन उसमें माइनस भी है। अच्छा आंसर बता रहे हो क्या? नहीं सर, उसमें माइनस भी है, -7u -3z। तो क्या हो गया, माइनस यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता इसको, प्लस और साथ में फिर लिख दूंगा -7u। बताओ यस सर। उससे कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? अगर कोई नहीं बच्चा सर। तुम्हें ऐसा बोल दिया, चलो लिख लो x प्लस 2y प्लस -3z प्लस 5w प्लस -7u टू द पावर n, ऐसा। तो अब सोचो सर इसको, बी ऑप्शन। जब बी ऑप्शन आ रहा है, इसके लिए क्या बोल दोगे, यूज कर ले पार्टीशन मेथड। कितने लोगों में बांटना है, 4 में बांटना है, सॉरी 5 में बांटना है। तो 5 में बांटना है तो कितना स्टिक लाओगे, 4, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्या इसको लिख सकते हैं n प्लस 4 c4, या फिर इसको लिख सकते हो n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, और r का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, ऐसा होगा। बताओ यस। Yes. तो कौन सा आ गया, बी ऑप्शन बी आ गया। ऑप्शन। सबको क्लियर है, बताओ आया सबको समझ में? Yes. Sir. यस सर। इसमें क्या क्या आपने सीखा, पहले क्वेश्चन से अपन देख लेते हैं एक बार फटाफट, कब ये लगा रहे हैं। हाँ तुमने देखा जो इस वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमने बोला, जो देखो 3 लोगों में ना आपको क्या करना है, मैंगो बांटना है। कितना था मैंगो, 10-10 मैंगो है, 10 मैंगो है। तो आपने सोचा जो क्या क्या मिल सकता है, पहले को 0 to 10 मिल सकता है, दूसरे को भी 0 to 10, तीसरे को भी 0 to 10। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी में अगर देखें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, उतने तरीके से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यही सेम अप्रोच हमने सम में लगाया, ठीक है ना। जो भी पॉसिबल आउटकम हो वो वेरिएबल के पावर में रख दो, और टोटल आपको जितना चाहिए वो आप उसके कोफिशिएंट में ढूंढ लो, वही आपका आंसर होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट आपने इस वाले क्वेश्चन में लगा दिया। टोटल क्या हो सकता है, मतलब 1 to 6 हो सकता है आउटकम। तो x के पावर में 1 to 6 रख दिया, तीनों को देख लिया क्या क्या बन सकता है, आपने ढूंढ लिया इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10।
जीपी बना, उसको सॉल्व किए, आ गया आंसर। और फिर उसको तुमने पार्टीशन मेथड से भी कर लिया, नहीं? यस सर। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं। इसी का एक अपन कह सकते हैं स्पेशल केस जो है वो क्या हो जाएगा, डी अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है भाई? अगर तुम सेट्स एंड रिलेशन में पढ़े होगे, सेट्स एंड थ्योरी में, सबसे पहले अगर मैं इसको ए बोल दूं और ये बी बोल दूं और हमें चाहिए ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी चाहिए तो आप क्या करते हो? पहले आप एन ए प्लस एन बी लिखते हो, यस सर। एन ए प्लस एन बी लिखते हो। चलो अगर मैं रीजन वाइज बात कर लूं, माइनस एन, एन इंटरसेक्शन बी। हाँ, इस रीजन को हमने 1 बोल दिया, इस रीजन को 2 बोल दिया, इस रीजन को हमने 3 बोल दिया। अब सोचो जैसे तुमने एन ए लिखा तो क्या इसमें 1 + 2 हो गया क्या? और एन बी यस, लिखा तो इसमें क्या आ गया? क्या ये 2+3। तुम्हारा 2 + 3 आया? 2+3। 2 + 3। और तुम्हें चाहिए क्या था? तो 1 + 2 + 3 चाहिए था। तो देखो तुमने क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया, एक्स्ट्रा क्या, 2 एक्स्ट्रा को 2, तुमने 2 टाइम्स, तो इसीलिए तुम माइनस क्या करते हो, 2 को। 2 को माइनस कर देते हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कर देते हो। तो इसमें हुआ क्या, जो हमें चाहिए था ए यूनियन बी चाहिए था, तो पहले हमने चीजों को इंक्लूड कर दिया, फिर हमने देखा अरे हमने तो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, तो हमने एक्सक्लूजन मतलब इसको फिर एक्सक्लूड कर दिया। तो ये अल्टरनेट चलता रहता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है ना? आपने यस इंक्लूड किया सर। फिर आपने एक्सक्लूड किया, ऐसे चलता रहता है। तो अगर तुमसे बोला जाए, चलो इन तीन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। अगर रीजन बांट ले तो ये 1 रीजन, ये 2, ये 3, इसको मैं बोल दिया 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो अगर तुम्हें क्या चाहिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, तो पहले तुमने लिख दिया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख दिया। और देखो जैसे तुम ए के बारे में बात करो तो ए में क्या क्या है, 1 भी है, 4 भी है, 7 6 भी 6। है, 7 है। बी में तुम्हारा क्या है, 2 है, 4 है, 5 5 है, 7। 7 है। और सी में तुम्हारा क्या है भाई, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। अगर ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो उसमें तुम्हारा क्या है, 4 है, 7 है। अगर बी, चलो ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो तुम्हारा क्या है, 6 है, 7 है। अगर बी इंटरसेक्शन सी करते हो तुम्हारा 5 और 7 है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो अपने को 7 मिल रहा है। क्या ऐसा है? यस Yes. सर। अब सोचो अगर एन ए एन बी एन सी को ऐड करते हैं तो क्या तुम्हें देखो एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है। क्या ये जो है 4, क्या तुम्हें 2 टाइम्स मिला? यस सर। 2 टाइम्स 4 है। 7 4 2 3 टाइम्स टाइम। है। क्या 5 जो है तुम्हारा 2 टाइम्स है? क्या तुम्हारा 6 2 टाइम है? और 7 जो है क्या वो 3 टाइम्स है? 3 टाइम्स। है। तो तुम्हें लगा जो यार हमने तो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, ऐसा तुम्हें फील हो रहा है? यस सर। तो क्या हमें जो पहले तो इंक्लूड कर दिया, अब हमें जो एक्स्ट्रा इंक्लूड किया उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो अब जो तुम एक्सक्लूड करते हो क्या करते हो, क्या लिखते हो, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा जब तुमने ये माइनस किया ना तो तुमने देखा यार ये 7 जो है वो 3 टाइम्स हमने माइनस कर दिया, ऐसा है क्या? और पहले 7 3 टाइम्स था और फिर जो तुमने 3 टाइम्स 7 माइनस कर दिया, एक 7 तो चाहिए होगा ना भाई, क्योंकि यस सर। इसका मतलब ही होता है ना जो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यानी कि सब एक एक बार चाहिए। तो फिर तुमने इंक्लूड किया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है, पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं टोटल, फिर हमने देखा जो जो ओवर काउंटिंग हुआ उसको हमने एक्सक्लूड किया, फिर एक्सक्लूड किया तो हमें पता चलता है हमने एक्स्ट्रा एक्सक्लूड कर दिया, फिर हम इंक्लूड करते हैं। ये प्लस माइनस साइन चलता रहता है, पता है? यस सर। तो यहाँ पे सोचो ये 3 सेट के लिए था, अगर 4 सेट के लिए होता है तो क्या होता? और इसको ऐसी। शॉर्टकट में तुम्हें लिखना आता है क्या? मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एन ए माइनस समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इससे जितना ही पॉसिबल होगा वो बना लो। और इस क्या क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा। ये तो लिखना आता ही है ना? Yes.
यस अब सोचो यहाँ पे अगर A यूनियन B यूनियन C यूनियन D हो तो क्या मैं लिखूंगा समेशन ऑफ NA, फिर मैं लिखूंगा समेशन ऑफ N A इंटरसेक्शन B, फिर क्या लिखूंगा प्लस समेशन ऑफ NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, फिर क्या लिखूंगा माइनस समेशन ऑफ NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? नहीं है। नहीं है। तो अब तुम्हें लग रहा है जी अल्टरनेट चल रहा है भाई मामला, प्लस माइनस Yes, प्लस sir. माइनस। हाँ ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे क्या बोले? सर, हाँ फॉर्मूले करना। लर्न। बिल्कुल बिल्कुल, और याद करना भी तो सिंपल है ना। ठीक है ना, पहले तो इन थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका हम पढ़ाएंगे आपको डी अरेंजमेंट। ठीक है ना, डी अरेंजमेंट में इसका क्या यूज है। तो ये वाला क्वेश्चन करो तो सेट्स एंड थ्योरी में भी पढ़े होगे। बोला फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय एट लीस्ट वन ऑफ 3 और 5। ऐसा ही बोला है ना, बताओ कैसे करोगे इसको सॉल्व। क्या अगर मैं बोल दूं जो ए का मतलब फिर है ए को 3 मान लेंगे और बी को 5 बिल्कुल मान लेंगे। डिविजिबल बाय 3 ऐसा बोल देते हैं। बी को मैंने बोल दिया डिविजिबल बाय 5। तो आप फाइंड क्या करना चाह रहे हो, इसने बोला जो एटलीस्ट वन ऑफ यानी कि और लगा हुआ है, तो क्या तुम्हें एन ए यूनियन बी फाइंड करना चाह रहे हो। और ये किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। यस सर। ऐसा होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो 3 से भी डिविजिबल हो और साथ में 5 से भी डिविजिबल हो, ऐसा बोलोगे। जैसे 15। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 15। अब चलो ये 3 से डिविजिबल होने का कैसे बताओगे, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 बाय 3 कर लें, और 5 से Yes. डिविजिबल होने का क्या कर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 बाय 5, और 15 से डिविजिबल होने का क्या कर देंगे, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 बाय 15, ऐसा लिख सकते हो आप। Yes, अब बताओ यहाँ पे क्या ये 33 आ जाएगा, ये कितना आएगा 20 आ जाएगा, और ये क्या कितना हो जाएगा 6। Yes. ऐसा लिखोगे, बस फॉर्मूला में फिट कर दो, आंसर आ गया 33 प्लस 20 माइनस 6, कितना आ जाएगा 47। 47 यस बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नोर बाय 5। ना तो भाई 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ना ही तुम्हारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या तुम्हें ये पूछा जा रहा है, ना 15 से तो अगर होगा 3 तो से हो चल ना जाए। ही 5 से हो, क्या यही पूछा जा रहा है। इसको Yes. क्या तुम टोटल में से क्या माइनस कर दें, एन यू में से क्या मैं एन ए यूनियन बी माइनस कर दूं। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, सोचो तुम्हारा ये ए है ये बी है और ये यू है, यू मतलब पूरा डब्बा है, बताओ। Yes. Yes, sir. और ये वाला जो पार्ट है इसको तो ही कहोगे ना, ना तो इसमें ए है ना ही बी है, तो क्या इसको ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बोलते हैं, इस वाइट वाले को Yes, sir. बोलते हैं। तो सोचो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ एन यू माइनस एन येलो वाला पार्ट ए यूनियन बी, चलेगा। Yes, sir. टोटल 53. कितना है 100 में से क्या कर दें 47 माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा 53 आएगा। 53. क्लियर है, Yes. चलेगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करके दिखाओ तो। क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, ये तुमको ऐसे साथ में दे दिया गया, हेल्प मिल जाएगा तुम्हें। इसने बोला है जो फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, नॉर बाय 3 नॉर बाय 5। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है ये बताओ, क्या ये ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट यही पूछा जा रहा है ना, बताइए। Yes, sir. क्या इसको भी अपन लिख सकते हैं टोटल माइनस एन
A यूनियन B यूनियन C, ऐसा लिख सकते हैं पुराना वाला क्वेश्चन। यस सर। तो A का मतलब क्या है भाई, डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 है तो NA अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/2 कर दें, और NB का मतलब क्या हो जाएगा, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/3 होगा, और NC क्या लिख दोगे आप, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/5 लिखोगे। अब सोचो A इंटरसेक्शन B, मतलब A 2 से भी डिविजल होना चाहिए और 3 से डिविजल होना चाहिए, तो क्या वो 6 से डिविजल होना चाहिए। A इंटरसेक्शन B, इसको लिख सकता हूं मैं 100/6, और B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या, 3 और 5 से डिविजल होना चाहिए, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं जो 100/15। और अगर अपन बात करें, 71। अच्छा आंसर बता रहे हो, यस। गुड। सही में तुम्हारा PNC सही हो गया लगता है, नहीं। हाँ यहाँ सर, से लग तो ऐसे ही रहा। क्या आ जाएगा 50, और ये तुम्हारा आ गया 33, और ये 20 आ गया, ये 50/3, तो कितना आ गया ये तुम्हारा 16। 16। ठीक है, हाँ 43। और यहाँ पे अगर तुम डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है ये तुम्हारा 6 आ रहा है, ठीक 6. है, और ये तुम्हारा 10 आ रहा है। तो अगर अपन A यूनियन B यूनियन C के बारे में बात करें, तो क्या समेशन ऑफ NA प्लस माइनस समेशन ऑफ NA इंटरसेक्शन B प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यही फॉर्मूला यूज करोगे, तो क्या आ जाएगा 50, 33, 20 माइनस 16 प्लस 6 प्लस 10, और तीनों को अगर मिला दें तो यानी कि क्या वो 30 से डिविजल होना चाहिए, बताओ। 30 से होना चाहिए, तो 100/30 क्या लिख दोगे, कितना हो जाएगा 3 आएगा, 3 तो +3, तो ये किसके इक्वल आ गया तुम्हारा 68। 68 आया। अच्छा कितना आ रहा है, 68 ही आ रहा है क्या, नहीं नहीं, ये 74। चलो 74 कैलकुलेशन आ रहा है। माइनस कर दिया था। 4 आएगा माइनस। अच्छा 74 आ रहा है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, क्या 100 माइनस 74, क्या ये 26 आंसर होगा, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं किस पे, डी अरेंजमेंट पे। क्या डी अरेंजमेंट में भी, डी अरेंजमेंट मतलब होता क्या है ये पहले जान लिया जाए। करना, हाँ अरेंजमेंट का उल्टा। हाँ, अरेंजमेंट का उल्टा, मतलब अगर सोचो, अगर इसका हम लोग देखें तो, अगर सोचो सिंपल सा एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझे, फिर इसको जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। यस। हाँ ये देखो, इसका मतलब फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 5 लेटर इन 5 इनवेलम such that no letters goes in correct envelope, मतलब 5 लड़का है, ठीक है ना, वो अपने अपने घर क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है, तो अगर यस। वो लेटर लिख रहा है तो एड्रेस तो डालेगा ना यार इनवेलप पे, यस सर। इनवेलप पे एड्रेस डालेगा। चलो 2 एक की पावर 5। नहीं मेरे भाई, अभी पूरी बातें सुन लेते हैं। हर एक इन्वेलप में सिर्फ एक ही लेटर जाएगा, ऐसा नहीं जो एक इन्वेलप में अपन 2-2 लेटर डाल दिए या फिर कोई लेटर नहीं डाले, हर एक इन्वेलप में एग्जैक्टली एक लेटर जाएगा। ये इन्वेलप 1 है, ये इन्वेलप 2 है, ये इन्वेलप 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या एक लेटर आएगा, ये लेटर 1 जो इस इन्वेलप में जाना चाहिए, ये लेटर 2 जो कि दूसरे वाले में जाना चाहिए, ये लेटर 3 जो कि तीसरे वाले में जाना चाहिए, ये लेटर 4 जो कि चौथे वाले इन्वेलप में जाना चाहिए, लेटर 5 पांचवे वाले में जाना चाहिए। सब अपने अपने पेरेंट्स को, पांचों बच्चा लेटर लिख रहा है और उस पे सब इन्वेलप पे उसने एड्रेस लिख दिया। अब बोल रहा है जो डी अरेंजमेंट का मतलब क्या, कोई भी लेटर सही वाले इन्वेलप में जाना ही नहीं चाहिए, यही आपका डी अरेंजमेंट है, समझे। यस अगर सर। सोचो सारा लेटर सही इन्वेलप में जाने का तरीका क्या एक हो सकता है,
जब सब में सही सही चला जाएगा तो एक ही तरीका है ना। यस अब हमने बोला जो लेटर 1 जो है वो इनवेलप 1 में नहीं जाना चाहिए, लेटर 2 ना इनवेलप 2 में नहीं जाना चाहिए, 3 को 3 में नहीं जाना चाहिए, 4 को 4 में नहीं, 5 को 5 में नहीं, मतलब कोई सही नहीं, इधर उधर जाना चाहिए, ऐसा है। इसी को क्या कहते हैं, डी अरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर है? यस हाँ। तो डी अरेंजमेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे करें? सब 5 फैक्टोरियल -1। चलो ये लड़की सही सोच रही है। पहले हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। टोटल क्या हो सकता है, क्या टोटल 5 फैक्टोरियल हो सकता है जिसमें सही गलत सब आ जाएगा, ऐसा होगा? यस सर। मतलब 5 इनवेलप है, 5 लेटर है, रख दो, कितने तरीके से रख सकते हो 5 फैक्टोरियल से, ये सबको क्लियर है? सर पर तो ये एक एनवेलप का होगा ना कि 5 फैक्टोरियल की 5 में से कोई भी जा सकता है। नहीं, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जो अगर मैं मतलब 5 वैकेंट प्लेस है और 5 लेटर है, मतलब 5 इनवेलप है, 5 लेटर है, इसको कितने तरीके से आप रख अच्छा सकते हाँ हैं। सर समझ में आ गया सर। इसमें क्या, ये तो टोटल वाला हो गया ना, सही गलत वाला सब आ गया इसमें 5 फैक्टोरियल यस में, सर। ऐसा है। और क्वेश्चन Yes. में ये अच्छे से सुनो, जो क्वेश्चन बोला है जो कोई भी लेटर सही इनवेलप में नहीं जाना चाहिए, सिंगल लेटर भी सही इनवेलप में नहीं जाना चाहिए, ऐसा है, समझे? फैक्टोरियल -1 अगर कोई बच्चा बोलेगा, देखो अगर कोई बच्चा बोलेगा सर एक इनवेलप सही जगह चला जाए और बाकी सब गलत जगह चला जाए, नहीं भाई, एक सिंगल लेटर भी सही इनवेलप में नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। अब सोचो, याद करो, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहे थे तो क्या किए थे, पहले टोटल लिखे थे। यस सर। ठीक है। अब उसमें देखा था तुमने, अरे इसमें तो ओवर काउंटिंग हो गया, तो क्या तुम इसमें कह सकते हो जो हमारा एक चीज फेल हुआ होगा, एक क्या फेल हुआ होगा, जो मान के चलो इन पांचों में से कोई एक इनवेलप सही जगह पे चला जाएगा, तो 5C1 लिख लें, एक इनवेलप को सही जगह पे जाने, मान के चलो ये L1 वाला जो है ना E1 में चला गया, तो अब 4 लेटर और 4 इनवेलप है। अलग अलग जगह चले जाए। हाँ, तो इसको अगर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से। अब देखो तुमने पहले इंक्लूड किया फिर एक्सक्लूड किया, फिर अगला क्या होता है, इंक्लूड करोगे। अब सोचो दो, क्योंकि तुमने जैसे माइनस किया होगा सोचोगे यार इसमें तो माइनस एक्स्ट्रा हो गया होगा, तो क्या हमें ऐड करना पड़ेगा। हमने सोचा 5 में से 2 लेटर जो है वो सही इनवेलप में चला जाए, अब कितना लेटर और कितना 3 इनवेलप बच गया, फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, फिर क्या लिखेंगे, 3 इनवेलप जो है वो 2 सही जगह पे फैक्टोरियल। चला गया, 2 फैक्टोरियल। फिर प्लस, अगर चारों इनवेलप सही जगह पे चला गया तो क्या लिखोगे तो यहाँ एक पे, वाला है सही जगह जाएगा, ये तो 1 एक हो फैक्टोरियल। जाएगा। अब क्या बोलोगे, अगर पांचों में से पांचों चला गया है तो कितना सर लिखोगे, 0 फैक्टोरियल। हाँ जी, सर 5 में से 5 क्यों, अगर 4 चले गए तो मतलब 5वां वाला सही जगह जा ही रहा है, तो 5वां क्यों लिखेंगे। क्या बोले, हाँ वो सर ऑटोमेटिक चला ही जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो तुम, लेकिन हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। यस। हाँ, क्योंकि ऐसा कर रहे हैं ना, जितना भी पॉसिबल केस बना सकते हैं, मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन में अपन करते चल रहे हैं। एट के एंड आखिरी वाला 0 ही आएगा ना, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। अच्छा हाँ। सर ये एक तो बार अच्छा, एक बार फिर से समझा दे। हमने बोला पहले, ध्यान से क्वेश्चन सुनते हैं, 5 लेटर 5 इनवेलप, कोई भी लेटर सही इनवेलप में नहीं जाना चाहिए, एक सिंगल लेटर भी सही इनवेलप में नहीं जाना चाहिए। तो पहले आपने क्या किया, टोटल लिख लिया, यानी कि एक तरह से अरेंज कर दिया, जो 5 लेटर है 5 इनवेलप है, टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा सब आपने लिख दिया 5 फैक्टोरियल से। अब आप देखोगे तुम्हें चाहिए भाई कोई एक सिंगल लेटर सही इनवेलप में नहीं जाना चाहिए, तो क्या इस 5 फैक्टोरियल में तो ऐसा हो ही सकता है ना, जो सही सही इनवेलप में चला गया होगा, कम से कम एक लेटर सही इनवेलप में चला गया होगा, या फिर 2 लेटर सही इनवेलप में चला गया होगा, 3 लेटर सही इनवेलप में चला गया होगा, वो सारा केस आ गया होगा 5 फैक्टोरियल में। यस सर। तो उन सबको तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमने सोचा चलो उसको पहले माइनस कर लेते हैं, जो कोई एक सा लेटर सही इनवेलप में चला गया होगा, तो उस 5 में से एक को सिलेक्ट किया, उसको सही में भेज दिया, तो अब अपने पास 4 है, तो क्या 4 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। तो ये जैसे आप माइनस कर रहे होगे तो आपको लग रहा होगा अरे हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी में तुमने एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी के बाद तुमने माइनस किया था ना, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन
सी इंटरसेक्शन ए। तो तुम्हें लगा था ना यार हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो अब हमें ऐड करना पड़ेगा, याद करो, है ऐसा? यस सर। ये जो अभी पढ़े हैं ना, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है यही उसी का एडवांस एक स्पेशल केस डी एलिमेंट है। ये वाला जो तुम लिखे हो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, पहले टोटल लिखा फिर सोचा चलो एक फेल हो जाए, उसको माइनस किया, फिर तुम जब माइनस किया तो फिर तुमने सोचा अच्छा हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, ऐड करते हैं, फिर सोचा अच्छा हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, फिर माइनस करते हैं। यही सिलसिला उसमें चल रहा है। ये इसमें यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्योंकि हमने मार्क कर दिया रीजन को, इसलिए अगर उसमें दिखाने लगे तो बहुत लंबा थोड़ा दिखेगा, दिखेगा जरूर, थोड़ा लंबा चलेगा। समझ में आया? यस। तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके ये कैसा दिखता है एक बार बात कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 5 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख दोगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख दोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऊपर में क्या आ जाएगा साथ में 1, और इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ 1 आएगा, एक पैटर्न बनाना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। अब सोचो क्या मैं ये भी 5 फैक्टोरियल बन गया, ये भी 5 फैक्टोरियल बन गया, ये भी 5 फैक्टोरियल, ये भी 5 फैक्टोरियल। तो अगर 5 फैक्टोरियल क्या कॉमन लिया जा सकता है? अब देखो क्या ये 1 माइनस 1 अपॉन, अगर लिखना चाहें तो क्या ये 1 फैक्टोरियल है? तो 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूँ, चलेगा? यस सर। हाँ, तो इसी को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा कट जाएगा, फिर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। इसी को कहते हैं D5, डी एलिमेंट 5, क्योंकि 5 लेटर को 5 इन्वेलप में मतलब भेज रहे हैं, कोई सा भी लेटर सही इन्वेलप में नहीं जाना चाहिए, उसका इतना तरीका है। आ गया समझ में? यस सर। आ गया। अब वापस चलते हैं हम लोग, देखते ये हैं। मॉड्यूल में भी था क्वेश्चन। अच्छा, हाँ मॉड्यूल में तो होगा ही। अब सोचो n इन्वेलप है और n लेटर है, कोई भी इन्वेलप सही लेटर में सही कोई भी लेटर सही इन्वेलप में नहीं जाना चाहिए, तो क्या अपन बोल सकते हैं उसको, कुछ ऐसा लिख देंगे जैसे तुमने अभी 5 के बारे में बोला था, उस 5 के जगह पे यहाँ पे अगर n कर देंगे तो क्या सिलसिला कुछ ऐसा चलता है, चला जाएगा। पहले D5 था तो तुमने लिखा था यहाँ पे 5 फैक्टोरियल और 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसा लिखा था। अगर ये n 5 की जगह पे n कर दोगे तो क्या ये ऐसा लिखा जाएगा, बताइए? यस। चलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, दिख रहा है क्लियर तुम लोगों को? यस सर देखना ये क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, आंसर बता दो। इसमें लेट देयर आर n एड्रेस envelope and letter corresponding, find the number of ways of placing letters into envelope one in each such that no letters goes in intended envelope, मतलब कोई भी जहां पे आप डालना चाह रहे हो वहां पे ना जाए, मतलब सही इन्वेलप में ना गलत जाए, जगह जाए, गलत जगह जाए। तो क्या इसको डायरेक्ट DN बोल सकते हैं? वही फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला है। क्या ये सबको क्लियर है? यस। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा क्या वो DN होगा? क्या ये सबको क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है बता दो। हेलो, जनता सो रही है। सर फॉर्मूले में टोटल में से अनफेवरेबल माइनस कर रहे थे। इसको डायरेक्ट DN लिख लेते हैं ना, DN का मतलब क्या, वही n 1 मैन। अब फॉर्मूला आ गया तो हर बार थोड़ी ना सोचेंगे वैसे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे ना भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n 1 अपॉन n फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? यस यस सर। हाँ,
अब चलो, इसने बोला जो एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर प्लेस्ड करेक्टली, तो कौन सा 2 लेटर? तो क्या n में से क्या 2 लेटर सेलेक्ट कर ले जो कि सही जगह जाए, ऐसा बोलोगे? यस सर, तो अगर 2 लेटर सही जगह पे जाने का कितना तरीका? एक ही तरीका है, एक जो ही तरीका। एक ही तरीका, पहला पहला में चला जाए, दूसरा दूसरा में चला जाए, यही एक तरीका है। तो अब अगर 2 चला गया तो अब आपके पास कितना लेटर और सर कितना 3 इनवेलप करना फैक्टोरियल है? ले लेंगे। क्या अब आपके पास n-2 लेटर बचा? यस सर। तो अब इसको डीअरेंज कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा सही जगह पे नहीं जाना चाहिए ना। बस बोला है एग्जैक्टली 2 लेटर जो है वो करेक्ट प्लेस पे गया है, तो बाकी तो सही जगह पे नहीं जाना चाहिए। यस तो इसको क्या अगर हम लोग डी अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल होगा और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसा ही चलता जाएगा। यस और लास्ट में लिख दोगे -1 to the power n-2 into 1/n-2। क्लियर है सबको? यस सर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है जो एग्जैक्टली 5 लेटर आर रॉन्गली प्लेस्ड, मतलब कितना लेटर रॉन्गली प्लेस्ड है? 5 लेटर। तो 5। टोटल n था, n में से अगर 5 गलत जगह चला जाए तो कितना को सही जगह पे जाएगा? n-5 सही जगह पे जाएगा। यस सर। तो ये सही जगह पे जाने का, भेजने का तो एक ही तरीका होता है, तो आप बोलोगे कौन सा n-5 लेटर, और इसको सही जगह पे प्लेस कर दिया। तो अब सोचो 5 लेटर को ही ना गलत जगह पे प्लेस करना है, बताओ यस भाई। यस सर। 5 इन फैक्टोरियल। इन 5 को डीअरेंज कर दें। 1 1 - 1 - अपॉन 1 1/1। 2 3 4 5। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसने बोला एग्जैक्टली 1 लेटर्स गोज टू रॉन्गली प्लेस, ऐसा पॉसिबल है क्या जो बस एक लेटर गलत जगह चला जाए? ऐसा है पॉसिबल? सर सिल्वर मतलब नहीं है सर, मतलब सर अगर 5 है तो 4 सही जा रहे हैं तो एक और भी तो सही वो जाएगा सही सर। ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो अब देखो डीअरेंजमेंट का ये तुम याद भी रख सकते हो अगर थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो। इसका मतलब क्या होता है? 1/1 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल 1 - 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। D3 का मतलब होता है 3 1 - 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ये तो सिंप्लीफाई करना आता है ना। क्या लिख दोगे? 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, वैसे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या ये 3 माइनस कितना आ गया? 1, 2 आंसर आ जाएगा। ये तो सिंप्लीफाई करना आएगा ना आपको? यस सर। आएगा। चलिए, अब ये वाला एडवांस का क्वेश्चन है, करके दिखा दो। सर बस 5 मिनट दीजिए। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट है आपके पास, करके दिखाओ। सबको ट्राई करना है। इसने क्या बोला है? 6 कार्ड है, 6 इनवेलप है, आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन इनवेलप so that each envelope contain exactly 1 card and no card is placed in the envelope bearing the same number। ये तो डीअरेंजमेंट का डेफिनेशन लिखा है, ठीक है ना। Moreover, the card number 1 is always placed in envelope number 2। अब कार्ड नंबर 1 जो है वो किस इन्वेलप में जा रहा है भाई? हमेशा 2 में। ऐसा है इस, हाँ ऐसा कर दिए। अब आपको बताना है जो और कितने तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हो। मतलब ये इसमें रख दे, अब अपने को बताना है कोई सा भी कार्ड सही जगह पे ना जाए। तो इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड आपको बताता हूँ। पहला कौन सा? सिंपल सा या टफ सा? डिफिकल्ट वाला। डिफिकल्ट वाला। अच्छा, तो आप सोचो
अगर आप रीअरेंजमेंट में पढ़ रहे थे तो रीअरेंजमेंट में क्या था पहले तो उसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। जैसे अगर मैं ये बता दूं, इस पे ध्यान देना, 3 4 5 6, इसमें क्या होता है रीअरेंजमेंट में, 3 वाला 3 में नहीं जाना चाहिए, 4 वाला 4 में नहीं जाना चाहिए, 5 5 में नहीं जाना चाहिए, 6 6 में नहीं जाना चाहिए। तो इसको कितने तरीके से रीअरेंज करते हैं, D4 ऐसा करते हैं। यस सर। यही D4 का जो वैल्यू आता है वो रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन आप सोचो, जो यार यहाँ पे तो इसने बोला 1 को 2 में डाल दो, तो आप सोचो 2 1 में चला जाए, क्या ये इक्वली मतलब है क्या, मतलब इक्वली लाइकली है क्या? पहले सर 3 3 में, तो 2 अब क्या जा सकता है, 1 में जा सकता है, 2 3 में जा सकता है, 2 4 में जा सकता है, 2 5 में जा सकता है और 2 6 में जा सकता है। ऐसा है, यस सर। ऐसा है। तो अब क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं जो मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं, जो देखो 2 को न है, 2 को 1 में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कर दूं? अगर ऐसा कर यस दूंगा तो तुम कहोगे जो हाँ बिल्कुल, तब क्या होगा, इक्वली लाइकली हो जाएगा। जैसे 3 को 3 में नहीं जाना चाहिए, 4 को 4 में नहीं जाना चाहिए, 5 को 5 में नहीं, 6 को 6 में नहीं, वैसे ही 2 को बोल दूं 1 में नहीं जाना चाहिए। क्या एक केस ये हो सकता है? सर, पर क्यों हम बोलेंगे 2 को 1 में नहीं जाना चाहिए? वो 2 1 में जाए या 3 में जाए 4 में जाए, उससे क्या मतलब अलग अलग में जा रहा है सर? हाँ अलग अलग में तो जा रहा है, लेकिन क्या वो इक्वल कंडीशन नहीं है ना। इसमें देखो क्या इक्वल कंडीशन है, जो 3 3 में नहीं जाए, 4 4 में नहीं जाए, 5 5 में नहीं जाए, 6 6 में नहीं जाए। तो 2 के लिए क्या बोलोगे, क्या बोलो 2 के लिए कोई ऐसा बना पाओगे ना? पहले तो बनाना पड़ेगा ना, जो 2 तुम्हारा 1 में यस ना सर, जाए। ऐसा तो इक्वली बनाना पड़ेगा ना, तुम रीअरेंजमेंट कर रहे हो समझ तो। गया। हाँ, तो एक केस तो हमने ये बोल दिया, केस 1। ठीक है, केस 1 हमने ले लिया, जो ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका इन्वेलप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इन्वेलप में 2 में तो अपने को पता है ना, इन्वेलप 2 में क्या है, 1 बैठा हुआ है, कार्ड 1, यस ऐसा है। इन्वेलप 2 में कार्ड 1 बैठा हुआ है, चलेगा। अब हमने क्या बोला, जो हम रीअरेंजमेंट यूज कर रहे हैं, और इन्वेलप 1 में क्या नहीं जाना चाहिए, कार्ड 2 नहीं पार्ट जाना 2 नहीं चाहिए, जाना चाहिए। और इन्वेलप में 3 में कार्ड 3 नहीं जाना चाहिए, इन्वेलप 4 में कार्ड 4 नहीं जाना चाहिए, इसमें कार्ड 5 नहीं जाना चाहिए, और इसमें कार्ड 6 नहीं जाना 6 नहीं चाहिए। जाना तो इसको कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो, D5 से कर सकते हो। और D5 को क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। और D5 का वैल्यू तो अभी तुमने पढ़ा भी था ना, किसके इक्वल होता है, 44 के इक्वल होता है। या 44। सिंप्लीफाई भी तो करना आता है अपने को। एक केस यस ये हो गया। अब केस 2 क्या बना है, ऐसा नहीं जो तुम्हारा कार्ड 2 जो है वो इनवेलप 1 में तो जा भी सकता है, ये भी यस तो है ना। हाँ, अब केस 2 करते हैं, जिसमें हमने क्या किया, मतलब 1 में कार्ड 2 जा रहा हूँ। हाँ 1 में कार्ड 2 जा रहा होगा, ऐसा फिक्स कर दिया। थोड़ा अच्छे से लिखा था। तो सर जो फिक्स कर दिया D4 बच जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा सर 9 प्लस कर दें। हाँ सर, आ गया समझ में। आ गया ना, E1 E2 E3 E4 E5 E6। अब इसमें तुमने कार्ड 2 को रख दिया, ठीक है ना, इसमें तुमने कार्ड 1 को रख दिया। अब सोचो, इसमें कार्ड 3 नहीं जाना चाहिए, इसमें कार्ड 4 नहीं जाना चाहिए, इसमें कार्ड 5 नहीं जाना चाहिए, और इसमें कार्ड 6 नहीं जाना चाहिए, ऐसा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, D4 लिख सकते हैं, और D4 का वैल्यू कितना होता है, 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 53। 44 प्लस 9, क्या 53 के इक्वल आएगा, यस सर। ऐसा बोलोगे। अब क्या मैं तुम्हें दूसरा मेथड सिखाऊं, बिल्कुल सिंपल सा। यस सर। हाँ, अब अपन बात कर लेते हैं मेथड 2 का। मेथड 2 में सोचो हो क्या रहा होगा,
मेथड 1 में मेथड 2 में हम लोग देख रहे हैं क्या क्या वो जो अगर हम इसको डी अरेंज करें तो डी अगर बोलूंगा जो कोई भी कार्ड अपने सेम इनवेलप में नहीं जाना चाहिए तो क्या लिखोगे? D6 लिखोगे? D6 ऐसा बताओगे क्या? ये 1 यस माइनस सर 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। D6 का वैल्यू बताओ फटाफट कितना होता है? 265. 265 तो ये आ गया 265। अब सोचो D6 में ही क्या एक ऐसा केस हुआ होगा तो 265 में क्या क्या हुआ होगा? ध्यान से सुनना। क्या कार्ड 1 कहां कहां गया होगा? कार्ड 1 कहां कहां जा सकता है? 6 फैक्टोरियल क्या ये E1 में जा सकता है कार्ड 1, E2 में जा सकता है, E3 में जा सकता है, E4 में जा सकता है, E5 में जा सकता है, E6 में जा सकता है, और सब में जाने का इक्वली मतलब चांस है? बताओ। यस सर और क्या हम ऐसा का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? किसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? मतलब प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं किसका ऑल पॉसिबल केस मतलब काउंट कर रहे हैं? किसका काउंट कर रहे हैं? जो 1 वाला जो हो वो ऑलवेज किस में प्लेस्ड हो? E2 2 वाले में में। तो क्या कह सकते हैं जो इसका आने का चांस कितना होगा? क्या 265/6 कर लेंगे उसी के इक्वल? सॉरी 1 2 3 4 5 6 ऐसा, यानी कि हम बात कर रहे हैं ये किस में नहीं जाना चाहिए? E2 में जाना चाहिए और सब में नहीं अच्छा जाना चाहिए। E2 में जाना चाहिए, यही बोल रहे हैं ना? तो यस E2 में सर जाना चाहिए, E1 में तो नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाना क्योंकि डीअरेंजमेंट कर रहे हैं ना। तो 1 में नहीं जाना चाहिए, तो कितना से डिवाइड करना चाहोगे आप? 5 से डिवाइड करोगे? यस सर ये कितना आ जाएगा? 53। इसको समझाऊं मैं फिर से इस वाले को? तो समझ में आया ये सर तो, बता दी. तो हाँ, टोटल डीअरेंजमेंट आपने क्या लिख दिया? जो कोई भी कार्ड सही जगह प्लेस नहीं होना चाहिए, तो क्या वो 265 आ गया? यस सर 265 आ गया। अब सोचो इस डीअरेंजमेंट में क्या क्या होगा? जो कार्ड 1 कहाँ कहाँ जा सकता है? कार्ड 1 इनवेलप 1 में ना जाके और सब जगह तो जा सकता है ना? सोचो कार्ड 1 जो है इनवेलप 1 में नहीं जाएगा, बाकी हर जगह तो जा सकता है ना भाई? यस सर तो एनवेलप 2 में जाना है इनवेलप 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 5 में जा सकता है, 6 में जा सकता है, और सब में जाने का चांस उतना ही होगा, इक्वली होगा। तो ये जो यस 265 में क्या अपन कह सकते हैं, ये हर एक के जाने में का चांस, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है बोलता है जो कार्ड 1 किस में जाएगा, 6 में जाएगा, उसका भी आंसर यही होता है। अगर बोलता है कार्ड 1 5 में जा रहा है, उसका भी आंसर यही होता है। बोलता है कार्ड 1 जो है वो 4 में जा रहा है, सेम आंसर आता। यानी कि सब में जाने का चांस जो है ना वो इक्वल है। समझ में आ रही बात है? हेलो। यस तो कह सकते हैं जो अगर E2 में जाना चाहिए तो उसका भी क्या होगा? टोटल बाय 5 कर लेते हैं, वो जो आंसर आएगा वही होगा। ये भी तो हो सकता है सर टोटल डी फैक्टोरियल अपॉन n-1 फॉर्मूला जैसे अच्छा फॉर्मूला बनाओगे क्या? ये समझ में आ गया सबको? यस सर सर एक बार मैंने और बता दी. अच्छा एक बार और बता दें इसको, ऐसा करो। हाँ जी। वैसे सर C1 E2 में जा रहा है तो E2 हटाना चाहिए E1 रखना चाहिए तभी सर उससे 5 से डिवाइड करेंगे ना सर सोचो इस वाले में क्या क्या हुआ होगा? ये जो 265 है, क्या 265 में ऐसा हो सकता है जो आपका कार्ड 1 जो है वो कहाँ कहाँ गया होगा? क्या वो E2 में गया होगा? क्या वो E3 में गया होगा? क्या वो E4 में गया होगा? E5 में गया होगा? E6 में गया होगा? क्योंकि अपन डी अरेंजमेंट में कर रहे हैं, उसमें तो E1 में तो जा नहीं सकता है, उसमें तो बैठाना नहीं है। क्या यही 5 केस आया होगा क्या? यस सर यही 5 केस आया होगा, और इन यस सर. पांचों का आने का चांस क्या सेम होगा?
तो हमें क्या निकालना है, बस ये वाला निकालना है। तो अपन कह सकते हैं ये जो है सब अगर सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूँ ना 5x इक्वल्स टू कितना 265। तो x इक्वल्स टू क्या बोल दोगे 265 अपॉन 5। क्या ये 53 होगा? और x इसको सबका आने का चांस सेम है, चाहे कार्ड 1 E2 में चला जाए उसका भी आंसर यही होता। अगर क्वेश्चन में लिखता कार्ड 1 जो है E3 में जा रहा है, क्या वो भी 53 आंसर होता? यस सर। वही होता। अब समझ में आया? सर समझ में तो आया, लेकिन सर हम लोग E1 में क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि तुम डी अरेंजमेंट कर रहे हो ना, डी अरेंजमेंट का तो मतलब ही है ना जो सेम कार्ड सेम इनवेलप में नहीं जाना चाहिए, तभी तो तुम्हारा 265 आया ना। अच्छा हाँ सर। हाँ। बताओ क्लियर है सबको? यस सर। पहले स्टेप के आगे मैंने -1 कर दिया था बस। अच्छा ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसमें बताओ? नो सर। नहीं है। ओके ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, हाँ उसको थोड़ा देख लें। मतलब टाइप क्या तुम्हें आता है सॉल्व करना, थोड़ा बता दो मुझे भी। मतलब कुछ थ्योरी वरी अलग से नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए, ऐसा नहीं है थ्योरी तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन का आंसर पूछना चाह रहा हूँ कैसे तुम सॉल्व करोगे इसको। अगर मैं आपसे पूछा हूँ जो फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x y z टू द पावर 216, इसको कैसे सॉल्व करें? नेचुरल सॉल्यूशन बोला, तो क्या 216 को क्या लिख सकते हो आप? क्या 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं? यस सर। ऐसा। अब सोचो x जब बन रहा होगा, x में क्या लिख सकते हैं? क्या ये x को लिख सकते हैं? इसमें x वाले टर्म्स में क्या हो रहा है, 2 के पावर में a1 आ रहा होगा और 3 के पावर में क्या b1 आ रहा होगा, मतलब 2 और 3 से ही मिलके तो x बन रहा होगा ना, नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए। यस और सर। y में भी क्या लिख सकते हैं, क्या 2 टू द पावर a2 और 3 टू द पावर b2, और z में क्या बोल सकते हो 2 टू द पावर a3 और 3 टू द पावर b3, ऐसा सर लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब इसका एक सॉल्यूशन ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये 1 हो जाए ये 1 हो जाए तो ये क्या 216 लिख सकते हैं, एक सॉल्यूशन इसका ये होगा। यस सर समझ में आ गया। बताओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक तो ये भी होगा ना, समझ में आई बातें? Yes. हाँ। तो अब अगर सोचो तीनों को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो x इंटू वाई इंटू जेड, वो तुम्हारा कितना आना चाहिए 216 के इक्वल होना चाहिए। तो सोचो यहाँ से अगर x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 करें, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो 2 के पावर में क्या आ जाएगा, क्या ये a1 प्लस a2 प्लस a3, और 3 के पावर में क्या आ जाएगा, क्या ये b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल्स टू क्या है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। इसको लिख सकता हूँ क्या मैं a1 प्लस a2 प्लस a3 किसके इक्वल 3 के इक्वल, एंड क्या b1 प्लस b2 प्लस b3 किसके इक्वल 3 के इक्वल, और पावर क्या हो सकता है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर हाँ जी। ये 2 की पावर 3 है तो सर एक वो भी तो होगा 2 की पावर 0, जो 1 हम लेंगे तो A4 नहीं होगा? a4 क्यों होगा? सोचो x जो है, जैसे x तुमने अभी 1 लिखा था ना, 1 का मतलब क्या होता है 2 के पावर में 0 और 3 के पावर में 0, यस सर। ऐसा ना। यस सर। समझ में आया सबको? हाँ सर। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हो 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 एंड लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, क्या अपन लिख सकते हैं 5c2 इंटू 5c2, यही आंसर होगा। और ये तुम्हारा 10, ये भी तुम्हारा 10, क्या 100 आंसर आएगा? इतना सॉल्यूशन निकल सकता है। ये समझ में आया क्या मैं x इक्वल्स टू 2 टू द पावर a1 इंटू 3 टू द पावर b1 क्यों लिखा हूँ? Yes, sir. इसका एक सॉल्यूशन आप बोल सकते हो ना, एक सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, अगर x इक्वल्स टू मैं लिख दूँ 2 के पावर में 1 3 के पावर में 0,
y को क्या लिख दूं, 2 के पावर में 2, 3 टू द पावर 2, तो z को क्या लिखना पड़ेगा, 2 टू द पावर 0 एंड 3 टू द पावर 1 लिखना पड़ेगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इतना बनेगा ना। तो क्या एक सॉल्यूशन ये निकला, बताओ। यस सर। तो ऐसे ऐसे कितना सॉल्यूशन इसका हो सकता है ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या मैं लिख लूं, x जो होगा वो क्या बन रहा होगा, 2 और 3 से बन रहा होगा, यानी कि 2 के पावर में a1 इंटू 3 टू द पावर b1। y क्या बन रहा होगा, 2 टू द पावर a2 इंटू 3 टू द पावर b2 से। z क्या बन रहा होगा, 2 टू द पावर a3 इंटू 3 टू द पावर b3 से। तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 के इक्वल होना चाहिए। अब तुमने कंपेयर करके देखा तो a1 प्लस a2 प्लस a3 3 के इक्वल होना चाहिए और b1 प्लस b2 प्लस b3 3 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुमने फाइंड कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो तुम्हें पहले से फाइंड करना आता है। क्लियर है? यस। अगर मैं इसी का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पूछ लूं, चलो मुझे बता दो नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन x इंटू वाई इक्वल्स टू 12, क्या लिखते हैं इसको, क्या लिख सकते हो, क्या 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 लिख सकते हो? यस। और x को क्या बोल सकते हो, x क्या 2 और 3 से मिलके बना होगा, इसको a1 और 3 के पावर में b1 लिख सकते हैं, b1 इसको a2 और 3 के पावर में b2 लिख सकते हैं। तो सोचो x इंटू वाई कितना होगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर a1 प्लस a2 इंटू 3 टू द पावर b1 प्लस b2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। तो अब बोलोगे जो a1 प्लस a2 इक्वल्स टू तुम्हारा 2 होना चाहिए एंड b1 प्लस b2 तुम्हारा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हो, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 लिखते हो। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है ना भाई। यस। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5c1 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1। तो ऊपर में आ गया तुम्हारा 3c1 इंटू 1 1 गायब 2c1। तो क्या तुम्हारा कितना आ रहा है इसका आंसर, 6 आ रहा है, चलेगा? क्लियर है सबको? यस सर। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन कर लें। यस सर। करोड़ ओलंपियाड लेवल वाला। अच्छा, फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x y z w इक्वल्स टू -17640। इसका बताओ। चलो इसको मैं बता देता हूँ, ये किसके इक्वल लिख सकते हो तुम, -2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1, ऐसा। अब सोचो x को क्या क्या लिख सकते हो आप, क्या 2 टू द पावर a1, 3 टू द पावर b1, 7 टू द पावर c1, 5 टू द पावर d1, ऐसा लिखोगे? क्या ऐसे ही y आ जाएगा, क्या ऐसे ही z आ जाएगा, क्या ऐसे ही w आ जाएगा? यस सर। तो जब तुम x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू, पहले तो ऐसा कर लो, इसको तुम माइनस भी है ना, माइनस के बारे में बाद में हम सोचेंगे। तो पहले तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 3, पहले पावर को डिवाइड कर लेते हैं, फिर बाद में निगेटिव को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको क्या लिख दोगे, क्या ये 2 के पावर में क्या क्या आ रहा होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 आ रहा होगा। ऐसे ही क्या यहाँ पे 3 के पावर में आ रहा होगा b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4। ऐसे ही क्या 7 के पावर में आ रहा होगा c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4। ऐसे ही क्या 5 के पावर में आ रहा होगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4, ऐसा बोलोगे आप? बताओ। यस सर। तो आप बोलोगे जो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल, एंड b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल, एंड c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल, एंड d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल, ऐसा बोलोगे आप? इसका सॉल्यूशन Yes, लिख sir. सकते हैं,
कैसे? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चल रहा होगा, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 लिख सकते हो। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या पहला वाला आएगा 3 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, दूसरा वाला क्या होगा 2 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, एंड लिख रहे हैं इसीलिए मल्टीप्लीकेशन आता है ना, 2 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। क्या ये सबको क्लियर है? तो यहाँ से Yes. क्या आ गया आपका 6c3 5c3 5c3 4c3। क्या ऐसा आएगा? यस सर, सेम टू सेम। हाँ, अब सोचो निगेटिव को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। अभी तक हमने निगेटिव एडजस्ट नहीं किया है, ये तो पॉजिटिव वाला होता तो उसका सॉल्यूशन इतना आता ना। अब जो निगेटिव आया है उसके कारण क्या आएगा? अब तो हमें निगेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या ऐसा है? यस सर। ये तो तुमने पॉजिटिव वाले का सॉल्यूशन निकाला, तो अब जो निगेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा, तो सोचो ऐसे एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू में निगेटिव बांटना पड़ेगा जिसमें क्या हो मल्टीप्लीकेशन निगेटिव आ जाए। क्या बोले? सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ये क्लियर है ना किसी में सबको? किसी में अपने टोटल अमाउंट से ज्यादा देने होंगे तभी माइनस आ सकता है। हाँ, माइनस जो है ना ऑड टाइम्स देना पड़ेगा तभी और माइनस आएगा। माइनस अगर इवन टाइम्स दे दिए तो माइनस आएगा, इवन टाइम देंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा वो। ऐसा यस सोचोगे? बताओ। यस सर। तो सोचो यहाँ पे x है, y है, z है, w है, तो इसमें से क्या किसी एक केस क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है इफ मतलब किसी एक को माइनस दे दें तो क्या अपने को तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैं चारों का प्रोडक्ट माइनस आएगा? क्या एक निगेटिव हो जाए तब माइनस आया जाएगा? फिर क्या बोल सकते हो केस 2 में? इफ तीन निगेटिव हो जाए तो माइनस आ बिल्कुल जाएगा। 3 माइनस हो तो निगेटिव तब भी आ जाएगा। सोचो इसका मतलब क्या होगा, पहला वाला जो है एक को निगेटिव दे दिए, बाकी अगर प्लस है प्लस है प्लस है, तो क्या इन तीनों का प्रोडक्ट क्या निगेटिव आएगा? यस सर। इसका मतलब क्या है, 3 को आपने तीन निगेटिव दे निगेटिव। दिया और एक को प्लस दे दिया, तब भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो आप? यस सर। तो अब बोलोगे भाई किसको निगेटिव दें, ये भी तो सोचोगे ना। तो क्या किसी को सेलेक्ट करके निगेटिव दे दें? यस सर। 4 में से एक को सेलेक्ट कर लो। इसमें क्या करोगे, 4 में से 3 को सेलेक्ट कर लो। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव बांटने का तरीका कितना है 4c1 प्लस 4c3, और इधर जो लिखे थे नंबर बांटने का तरीका 6c3 5c3 5c3 4c3, यही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6c3 प्लस 5c3 प्लस 5c3 प्लस 4c3, क्या यही आंसर होगा? इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे सर? हाँ भाई मल्टीप्लाई करोगे ना, साथ में कर रहे हो ना, निगेटिव बांट रहे हो एंड नंबर भी बांट रहे हो। सर ऐसा ये है नहीं? 3 और 5 6 वो तो तुम इधर लिखे ही हो ना, अभी जो तुम यहाँ पे लिखे हो ये सॉल्व करके ही आया ना तुम्हारा 6c3 5c3 5c3 4c3। मल्टीप्लाइड है। हाँ मल्टी, अच्छा प्लस लिख दिया हूँ क्या मैं? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ मल्टीप्लाइड है, चलेगा? यस सर। 128000। अब वो सिंप्लीफाई कर लेना तुम लोग। क्लियर है? समझ में आया ना ये? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन क्लास रखेंगे आपका। ठीक है खत्म ना? हो गया पीएनसी? हाँ पीएनसी खत्म हो गया, पीएनसी पूरा मॉड्यूल अब